ड्रीम गर्ल बहू। बॉबी, अबे बॉबी जल्दी बाथरूम में जा, अंकल जी आ रहे हैं रेंट लेने। सूरज, अरे ओ सूरज कहाँ है तू, और घर का रेंट कब देगा? तभी बाथरूम से लड़की की आवाज आती है। जी त्रिपाठी, मैं बेबी हूँ, सूरज जी की पत्नी, बाथरूम में नहा रही हूँ। वो सूरज जी बाहर गए हैं। ओहो, माफ कीजिए, आप भी सूरज के साथ यहीं रहती हैं अभी? जी सूरज जी बोल रहे थे अब अकेले रहने में दिक्कत होती है, इसलिए हम भी यहीं आ गए। सही किया जी, सही किया आपने। और सूरज जी कब तक आएंगे? जी मैं उनसे बोल दूंगी कि आप आए थे और रेंट के लिए बोल रहे थे। अरे अरे कोई बात नहीं जी, रेंट का क्या है, जब मन करे तब दे देना। आप सूरज के साथ हमारे घर जरूर आना, हम पास ही की कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। अच्छा जी ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। दरवाजा बंद होता है। सूरज बेड के नीचे से निकलता है। अरे ये त्रिपाठी तो तुझ पर लाइन मार रहा था, ठरकी कहीं का। ठरकी है साला। सूरज और बॉबी दोनों दोस्त थे और वो दोनों घर से दूर दूसरे शहर में काम करते थे। सूरज का दोस्त बॉबी सूरज के साथ ही ऑफिस में काम करता था और वो लड़कियों की बहुत अच्छी आवाज निकाल लेता था। सूरज ने अपने मकान मालिक को बताया था कि वो शादीशुदा है, क्योंकि शहर में कुंवारे लड़कों को लोग रेंट पर घर कम ही देते हैं। सूरज के माँ बाप नहीं थे, गांव में उसकी दादी थी जो गांव में अकेली रहती थी। सूरज अपने गांव घर आया था। बेटा अब तो तू शादी कर ले, आखिर कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा? मैंने तेरे लिए बहुत रिश्ते देखे हैं और कल सुबह हम लड़की देखने जा रहे हैं। दादी क्या क्या है ये सब कुछ? मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ और आप मेरी शादी के पीछे पड़े हो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। तू चाहता है मैं ऐसे ही मर जाऊं बिना अपने पोते का मुंह देखे? क्या दादी आप भी? अच्छा रोना बंद करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो मैंने शहर में शादी कर ली है। क्या तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तभी तू सब रिश्तों के लिए मना कर रहा था। बस दादी अभी कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ सुबह बताऊंगा। चलो अभी आराम करो, मुझे सुबह जल्दी जाना है। अरे बता तो दे, मेरी बहू कैसी है? बस दादी अब सब कुछ मैं सुबह बताऊंगा। अगली सुबह दादी सुबह उठती है और घर के काम कर रही थी। वाह, शादी कर ली लेकिन दादी को बताया तक नहीं। उठने दो इसको, फिर बताती हूँ कैसे दादी को नहीं बताया। बचाओ! सूरज उठकर भागता है और देखता है दादी सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और उनके सर से खून निकल रहा था। दादी, दादी आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा दादी। और सूरज बेहोशी की हालत में अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर, दादी को देखो ना क्या हुआ है। डॉक्टर दादी को लेकर जाते हैं और उनके सर का ऑपरेशन करते हैं। देखिए इनके सर पर गहरी चोट आई है, इनको टेंशन ना दें, जितना हो सके बस इन्हें खुश रखें। अगले दिन दादी को होश आता है और सूरज उन्हें अपने घर ले जाता है। दादी मुझे माफ कर दो। नहीं, पहले बहू को घर लेकर आ, तभी मैं तुझे माफ करूंगी। अपनी दादी को बताया भी नहीं और शादी कर ली। दादी मेरी बात तो सुनो। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, तू बस मेरी बहू को घर लेकर आ। ठीक है दादी, आप पहले ठीक हो जाओ, मैं शहर जाकर उसे ले आऊंगा। अब गांव के लोग भी दादी से मिलने घर आ रहे थे। अरे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे सूरज ने शहर में शादी कर ली है, जल्द ही बहू घर आ जाएगी।
धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सूरज ने शहर में शादी कर ली है। अरे सुना है, दादी के पोते ने शहर में शादी कर ली है। अरे हाँ हाँ, ये बात तो उसकी दादी को कल ही पता चली। वो बेचारी तो पूरे गांव में सबको रिश्ते के लिए बोलती रहती थी। उसको क्या पता कि उसका पोता तो शादी रचा चुका है। अरे देखो देखो, सूरज आ रहा है। अरे सूरज, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। शहर में शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। हाँ, कैसी है बहू और कब लेकर आ रहा है उसे? अरे मैंने शादी नहीं की। हाँ हाँ, और कितना झूठ बोलेगा। बेचारी दादी पोते की शादी की खबर सुन के फूले नहीं समा रही और पोता अभी भी सबसे झूठ बोल रहा है। दादी, ये सब आपने मेरी शादी के बारे में सबको क्यों बोला? आपको पता है पूरा गांव मेरी शादी के बारे में पूछ रहा है। सब पूछ रहे हैं कि बहू कब लेकर आ रहा है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी शादी की बात सुनकर मैं जैसे खुशी से पागल हो गई थी, इसलिए सबको बोल दिया कि मेरी बहू आने वाली है। लेकिन तू तो अपनी पत्नी को यहाँ लाकर हमसे मिलाना ही नहीं चाहता, तभी तो तुमने सबको बिना बताए वहाँ शादी कर ली। मैं तो बस मरने से पहले अपनी बहू का मुंह देखना चाहती थी। तभी अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। आपको बोला है, इन्हें किसी भी चीज का सदमा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इनकी जान जा सकती है। अभी मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगाया है, सुबह तक ये आराम से सो जाएंगी। सूरज रात को शहर के लिए निकलता है। जी त्रिपाठी जी, वो सूरज जी अभी ऑफिस से नहीं आए। अबे मैं हूँ सूरज, दरवाजा खोल। सूरज जी आप आ गए। जल्दी कर, तुम्हें मेरे साथ गांव चलना है। क्या गांव जाना है? लेकिन क्यों? तू बस मेरे साथ गांव चल रहा है। अगली सुबह, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो सूरज है, गांव में अपनी पत्नी को लेकर आया है। अरे इसने तो शहर में ही शादी कर ली थी, अब उसी को लेकर गांव आया है। चलो जाकर देखते हैं। सूरज घर पहुंचता है और इधर लोग पूरे गांव में एक दूसरे को बताते हैं कि सूरज अपनी दुल्हन को लेकर घर आया है। दादी देखो, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूँ। बेबी जाओ, दादी का आशीर्वाद लो। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। लेकिन बेटी, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है? यहाँ कोई मर्द नहीं है। दादी, इनके घर पर रिवाज है कि ये घर के सभी बड़ों से घूंघट निकालते हैं, चाहे मर्द हो या फिर कोई औरत हो, सभी से निकालते हैं। अरे बहू तो बहुत संस्कारी है बेटा। मुझे तो लगा था कि शहर की लड़कियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली होगी, लेकिन हमारी बेबी तो बहुत संस्कारी है। हाँ दादी, बेबी बहुत संस्कारी है। तू चुप कर, बहू को भी तो कुछ बोलने दे। बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? दादी जी, मेरे माता पिता, दादा दादी कोई भी नहीं है। हाय मेरी बच्ची, तो रो मत, हम सब है ना तेरे साथ। दादी, बेबी थक गई है, अब इसे आराम करने दो। हाँ बेटा ठीक है, तुम जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। सूरज और बेबी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी घर के बाहर से आवाजें आती है। अरे बहू को गांव वालों से भी मिलवा दो, आते ही घर के अंदर चले गए। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। सूरज बाहर जाता है। अरे बहू को लेकर सीधा घर में घुस गया, हमें भी तो बहू से मिलवा दे। जी अभी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, आप कल मिल लेना। अरे क्यों, पेट से है क्या? और सभी हंसने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सफर करके आई है इसलिए थक गई है। वैसे भी हम कुछ दिन यही हैं, आप फिर किसी दिन मिल लेना। अरे हम तो बहू के मुंह दिखाई करने आए थे। और क्या,
मुंह दिखाई करके चले जाएंगे, हम कौन सा यहीं बैठे रहेंगे। अरे बेटा बुला लेना बहू को, थोड़ी देर ही लगेगी, फिर आराम कर लेना। अब ये सब यहाँ इकट्ठा हुए ही है तो सब मिल लेंगे बहू से। तभी बेबी सभी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। लो जी बहू आ गई, आओ बेटा हम तुम्हारे ही मुंह दिखाई के लिए आए हैं, अपना घूंघट तो उठा दो, हम सब देख तो लें शहर की बहू। अरे ये क्या, ये तो घूंघट ही नहीं उठा रही। बेटी जरा घूंघट तो हटा लो, हम सब मुंह दिखाई के लिए आए हैं, घूंघट दिखाई के लिए नहीं। इनके यहाँ रिवाज है ये घूंघट नहीं उठाते। अरे एक बार तो हटाना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने वाले। एक और औरत आती है और खुद ही बेबी का घूंघट पीछे करती है। सब बेबी का चेहरा देखते हैं। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद जैसी बहू लाया है। और सभी लोग उसे मुंह दिखाई देते हैं। दादी बहुत खुश होती है और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सूरज और बेबी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे तूने इतना मेकअप कहाँ से लगा लिया? अरे वो तेरे जाने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड रूम में आई थी और उसका मेकअप मेरे पास ही रह गया था, तो मैंने अपने मुंह पर फटाफट मेकअप कर लिया। अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है तुम्हारी नीयत कहीं खराब तो नहीं हो रही। तभी दादी जी आवाज लगाती हैं। बेटा सूरज, ये दूध मैंने गर्म किया है, इसे ले लो। हाँ दादी, अभी आता हूँ। नंदू अपनी माँ के साथ रूपानगर गांव में रहता था। नंदू भी गांव के बाकी लोगों की तरह खेती करता था और जितना खेती से पैसा कमाता था बस उसी से वो अपने घर का खाना पानी चलाता था। एक दिन नंदू खेत में जा रहा था। बरसात का मौसम आ गया है, इस बार भी मैंने अपने खेत की जुताई नहीं की। अगर जल्दी जुताई नहीं करूँगा तो इस बार मेरे खेत में कोई फसल नहीं हो पाएगी। नंदू, अरे ओ नंदू, अरे तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? अकेला ही बड़बड़ा रहा है। ओए नंदू, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? अरे भाई क्या बताऊं, मुझे तुरंत किसी काम से बाजार जाना पड़ेगा। तुम मेरी जमीन जोत दो भाई, बताओ ना भाई। पर मेरी जमीन को भी तो जोतना है। अरे तुम अपना कल कर लेना, आज तो मेरी जमीन जोत दे भाई। अगर मैं आज बाजार नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, मैं आज आपकी जमीन जोत देता हूँ। हाय, ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। नंदू रामू का खेत जोतता है। अब घर जाकर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। इधर नंदू रामू का खेत जोत रहा था। सुबह से शाम हो जाती है। दूसरी तरफ वो रामू अपने घर के आंगन में आराम से सोया हुआ था। रामू की अचानक नींद खुलती है। अरे बाप रे, शाम हो गई क्या? खेत में जाकर देखता हूँ। अब तक तो नंदू ने खेत का कुछ हिस्सा जोत ही दिया होगा। हाँ हाँ, अभी जाकर देखता हूँ। रामू अपने खेत में जाता है। अरे वाह, इसने तो सारा खेत जोत दिया। अरे रामू भाई, आप आ गए बाजार से, आपका काम हो गया ना? हाँ हाँ भाई, सारा काम अच्छे से हो गया। अगर आज बाजार नहीं जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। अरे भाई, अब हम पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और नंदू काम खत्म करके अपने घर जाता है। अगर ऐसे मूर्ख लोग गांव में नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा जल्दी से आ जा और खाना खा ले। माँ, तुम्हारा खाना कहाँ है? बेटा मैंने तो खा ही लिया, मुझे भूख लगी थी और तू आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुझसे पहले ही खा लिया। क्या माँ, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, तब बोल रही थी कि मैं बाद में खाऊंगी। मैं सब समझता हूँ माँ। वो सोचते हुए, कैसा बेटा हूँ मैं, भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू अब क्या सोच रहा है? क्या माँ, हम कभी पैसों का मुंह देख पाएंगे? कब हमारे हालात सुधरेंगे माँ?
आपको ऐसे काम करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सुन नंदू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। हमेशा सच्चे मन से मेहनत करते रहना। देखना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब बातें बंद कर और खाना खा ले। नंदू अपनी थाली से अपनी माँ को खाना खिलाता है। अगले दिन नंदू अपने बैलों को लेकर खेत में जा रहा था। तभी घने बादल छाने लगते हैं। नंदू खेत को जोतना शुरू कर देता है और शाम तक पूरा खेत जोत देता है। रात को बारिश बहुत होती है और नंदू का खेत धान लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन नंदू धान लगाने के लिए खेत में जाता है। तभी वहाँ रामू आता है। अरे ओ नंदू, क्या कर रहा है? रामू भाई, वो मैं धान लगाने आया हूँ। अरे धान क्यों? इसका कोई फायदा नहीं है। तू ऐसा कर, इसमें बैंगन के पौधे लगा दे। हर रोज बैंगन तोड़कर बाजार में दे आना। भाई, अब तो मैं धान के पौधे भी ले आया हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू ये पौधे मुझे दे दे, मैं तुम्हें बैंगन के पौधे लाकर दे दूंगा, वो भी बहुत अच्छी किस्म के। नंदू उसकी बात मान लेता है और अपने पास रखे सारे धान के पौधे रामू को दे देता है और रामू सारे धान के पौधों को खेत में ले जाकर लगा देता है। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक रामू ने नंदू को बैंगन के पौधे लाकर नहीं दिए थे। रामू भाई, आप पौधे ला देते तो मैं खेत में पौधे लगा देता। अरे अभी तो उनके बीज लगाने में बहुत समय है, मैं खुद समय पर तुम्हें वो पौधे लाकर दे दूंगा। एक दिन नंदू सोया हुआ था। उसे सपना आता है। अरे, बैंगन का इतना बड़ा पेड़, वो भी मेरे खेत में। वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये पेड़ कैसे बैंगनों से भरा पड़ा है। नंदू बेटा, ओ नंदू बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। हाँ माँ, तुम कहती हो ना कि सुबह का सपना सच होता है। पता है, मैंने आज अपने खेत में बैंगन का बहुत बड़ा पेड़ देखा जो बैंगन से भरा पड़ा था। उसको बेचकर देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पागल कहीं का। चल, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, खा ले। अभी मुझे बहुत काम है। नंदू अपने खेतों की ओर खुशी से जा रहा था। अरे नंदू, क्या हुआ? आज इतना खुश क्यों है? ये ले, मैं तेरे लिए पूरे 10 बैंगन के पौधे लाया हूँ। बिल्कुल हाई ब्रीड के पौधे हैं, खुद शहर जाकर लाया हूँ। सच? पता है, मुझे सुबह ही सपना आया था कि मेरे खेत में बैंगन के पौधे नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो बैंगन से भरे हुए थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये ले बैंगन के पौधे, देखना इनके भी पेड़ बनेंगे। दो भाई, मैं अभी जाकर इन्हें लगा देता हूँ। कितना मूर्ख है बेचारा, अपने सपने को सच मानता है। इसे क्या पता ये पौधे तो घर के बैंगन के बीज के ही हैं, कोई हाई ब्रीड नहीं है। नंदू अपने खेतों में बैंगन के पौधे लगा देता है और खुशी से अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब नंदू खेतों में जाता है, वो देखता है कि उसके खेत में बैंगन के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो सारे पेड़ बैंगन से भरे पड़े थे। अरे, ये पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं। बैंगन के वैसे ही पेड़ हैं जैसे मैंने सपने में देखे थे। ये तो एक दिन में ही तैयार हो गए। अब नंदू बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ता है और उन्हें मंडी में बेचने जाता है और उससे खूब पैसे कमाता है। इधर गांव में लोग नंदू के खेत में बैंगन के पेड़ की बातें कर रहे थे। जाकर देखना ही होगा क्या माजरा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे घर पर उगे साधारण से बैंगन के पौधे दिए थे, ये इतने बड़े पेड़ कैसे बन गए? इन पर तो कितने सारे बैंगन लगे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नंदू की तो किस्मत ही बदल गई, उसका सपना तो बिल्कुल सच हो गया। अब नंदू हर रोज बैंगन तोड़ता और उन्हें बाजार ले जाकर बेच आता। नंदू के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन जादुई बैंगन के पेड़ की वजह से नंदू का जीवन खुशियों से भर जाता है।